ठंड में अमीर और गरीब बहू का शिमला ट्रिप का पहनावा। बाप रे बाप, बहू कितनी ज्यादा ठंडी लग रही है। बस माँ जी, बस हो गया काम, आप चिंता क्यों करती हो? आपकी बहू के होते हुए इतनी फिक्र ठीक नहीं है। कैसे ना करो फिक्र, इतना काम करती है, पूरा घर अकेले संभालती है और ऊपर से फिक्र के लिए भी मना कर रही है। मैं साथ में कपड़े फैलवा देती हूँ। तू तब से छत पर कपड़े फैलाए जा रही है। माँ जी, गीले कपड़ों से आपको सर्दी लग जाएगी, आप चिंता मत करो, मैं कर लूंगी। ठीक है, कर ले। अब जब बीमार होगी इस बार तो मुझे मत बोलना। माँ जी चिंता मत करो, सब ठीक है, आप खामखा परेशान होती हैं। ऐसे ही एक दिन। बहू देखना कितना बढ़िया मौसम है, मन तो कर रहा है इसी ठंड में मैं पेरिस घूमने निकल जाऊं, क्या कहती है? हाँ हाँ जा तो सकती है माँ, लेकिन हमारी ट्रिप घर के बाकी एक मेंबर के बिना अधूरी रहेगी। बाकी देख लीजिए आप। कौन सा मेंबर? हम जितने लोग हैं घर में उतने ही तो है, कोई ज्यादा हुआ नहीं। हुआ था क्या लखन जी? नहीं भाग्यवान, नहीं तो कोई ना डिडक्ट हुआ ना ही ऐड हुआ, तो आप चिंता मत करो। बहू मुझे शिमला ट्रिप पर जाना है, तू कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। माँ जी मैं रोहित भैया की शादी करवाने की बात करी थी, देवरानी जी साथ में जाएंगी शिमला ट्रिप। अरे अरे, तुम लोग इतना दूर का क्यों सोचती हो? शिमला जाना है तो अभी टिकट बुक कर देता हूँ। ला पैसे दे, ज्यादा पैसों का रौब है ना। माँ मैंने तो बस आपके और पारुल के लिए कहा था, इसी बहाने आप लोग पहाड़ों पर घुमाएंगे। नहीं नहीं जी, हम तो तभी पहाड़ों पर जाएंगे जब हमारे देवर जी की शादी हो जाएगी और देवरानी जी घर आ जाएंगी। अरे वाह भाभी, देवरानी लाने की तैयारी कर रही हो, अच्छा है। लेकिन मैं किसी की पसंद से शादी नहीं करूंगा, बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं राधिका को पसंद करता हूँ। राधिका बहुत ही सुंदर और समझदार है। वाह बेटा, भाभी के सामने मुंह खुल रहा है, माँ के सामने बोलती नहीं निकली कभी। देखा माँ भैया कितने सियाने हैं, ऐसा कौन करता है भला? मैंने सोचा था समय आने पर बता दूंगा, अब लगा कि समय आ गया है तो बता दिया। वैसे लड़की कौन है, जात बिरादरी की है या बाहर की है? अरे जब लव मैरिज ही करनी है तो क्या कास्ट और क्या इंटर कास्ट। हाँ लेकिन अगर कास्ट वाली लड़की हो तो थोड़ा सा सुकून तो महसूस होता है ना जी। हाँ ये भी है। ये लो माँ, आप खुद अपनी बहू की फोटो देख लो, फिर पता चल जाएगा कौन है। संगीता जी फोटो देखकर हैरान हो जाती हैं। अरे ये तो वही पापा की परी है जब मैं शादी में मिली थी। हाँ माँ ये वही है, और मैं इससे बहुत प्यार करने लगा हूँ, अच्छे घर की भी है। बात बर्ताव में काफी अच्छी है। पहली बार ऐसी माँ देख रहे हैं हम जो बेटे की लव मैरिज के लिए आसानी से मान गई। क्यों भाभी? हाँ हाँ सही कह रही हो ननद जी। ठीक है फिर रोहित, तू राधिका को कह दे कि शादी के लिए घर वालों को बोल दे, हम फिर कभी भी लड़की देखने जाएंगे। जी भैया ठीक है। घर में सभी रोहित की पसंद से बहुत खुश थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और राधिका भी अपने घर पर बात करती है। राधिका के घर वाले भी शादी के लिए मान जाते हैं और घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ठंडी के मौसम की वजह से राधिका पहले ही शादी के लिए गर्म कपड़े लेने लगती है। राधिका, शादी के तुरंत बाद हम शिमला भी जाने वाले हैं, तो उसी हिसाब से कपड़े लेना ताकि डबल शॉपिंग न करनी पड़े। नई दुल्हन को वैसे भी इतना सामान मिलता है कि 1 साल तक शॉपिंग भूल ही जाओ। सुनो होने वाले पतिदेव, शिमला नहीं भी जाना हुआ तो भी आप मेरा विंटर कलेक्शन देखकर हैरान हो जाओगे। रोहित राधिका की बात सुनकर हंसने लगता है। दिन बीतते हैं और शादी की तारीख आ जाती है। घर की सजावट, शॉपिंग, पैकिंग सब हो चुका था, बस शादी बाकी थी। वहीं राधिका की शादी वाले दिन उसके मायके में हलचल मची हुई थी, लेकिन उसकी पैकिंग ने सबको सबसे ज्यादा चौंका रखा था। राधे, ये 5-5 सूटकेस किस लिए? शादी करके जा रही है अंटार्कटिका घूमने। मम्मी, ससुराल वाले शिमला ट्रिप पर ले जाएंगे ना बाद में, मुझे ठंड से बहुत डर लगता है, इसीलिए सारे गर्म कपड़े साथ ले जा रही हूँ। नौकर एक एक सूटकेस उठाकर हाँफ रहे थे, पर राधिका को इसकी जरा भी चिंता नहीं थी। दीदी, इतने कपड़े ले जा रही हो, ससुराल वाले सोचेंगे बहू नहीं वाकई रजाई आ गई। ओ प्लीज, ये सब ब्रांडेड है, ठंड में स्टाइल भी जरूरी है। उसने पहला सूटकेस खोला जिसमें सिर्फ स्वेटर की 12 जोड़ी थी, दूसरे में कोट, तीसरे में मफलर, चौथे में दस्ताने, 5वें में जूते। बेटा बाजार में दुकान खोलनी है क्या? नहीं माँ, ये सब जरूरी है, शादी के बाद कहीं भी ठंड पड़ी तो, और फोटो में परफेक्ट दिखना भी तो है। पास खड़े सारे मेहमान ये सब देखकर हल्के हल्के मुस्कुरा रहे थे। दीदी ठंड कपड़ों से नहीं समझदारी से संभलती है। पर मैं तो 5 ही ले जाऊंगी, कुछ भी हो जाए मैं ठंड में बर्फ का गोला नहीं बनूंगी। और इस तरह शादी में दूल्हा दुल्हन से ज्यादा चर्चा राधिका के 5 ठंड वाले सूटकेसों की होने लगी, जिसके थोड़ी देर बाद राधिका दुल्हन के वेश में तैयार होकर मंडप में आ जाती है और फिर उसकी और रोहित की शादी बहुत ही धूमधाम से होती है।
वाव, नजर न लगे देवरानी जी को, कितनी प्यारी लग रही है देवरानी जी। सच में भाभी, आज छोटी भाभी कहर ढा रही हैं। शादी की सारी रस्में बहुत ही अच्छे से होती हैं, जिसके बाद ठंड में कांपते हुए जल्दी जल्दी बहू की विदाई होती है और वो कार में बैठकर ससुराल के लिए निकल जाती है। अरे राधिका, रो मत, फिर आंखों में आंसू आएगा तो तुम्हें ठंड लगेगी। हाँ हाँ, मैंने तो ये चीज सोचा ही नहीं। जिसके बाद राधिका का मूड धीरे धीरे लाइट हो जाता है। वहीं थोड़ी ही देर में बहू ससुराल पहुंच जाती है। हैवी ओवरकोट और बहुत सारे कपड़े से लदी फंसी ससुराल में बहू को देखकर सब हैरान थे कि बहू लाए हैं कि विंटर कलेक्शन की दुकान। संगीता जी चुपचाप बहू का गृह प्रवेश करती हैं, जिसके बाद फैमिली फोटो सेशन शुरू होता है। अब फैमिली फोटो। दुल्हन जी जरा ओवरकोट उतार दीजिए, लहंगा दिखेगा तो फोटो जबरदस्त आएंगे। राधिका ने एक पल को आसपास देखा, सबकी निगाहें उसी पर थीं। हाँ बहू, थोड़ी देर के लिए कोट उतार दो, फोटो तो जिंदगी भर के लिए रहते हैं। ठंड लग गई ना तो? देवरानी जी 5-10 मिनट में कुछ नहीं होगा, अंदर हीटर भी है, फोटो खिंचवा लो, पर जितना चाहे उतना ओढ़ लेना। राधिका ने धीरे धीरे मफलर हटाया, ईयर मफ निकाले, फिर ओवरकोट के बटन खोले। जैसे जैसे लेयर कम होती गई, असली दुल्हन नजर आने लगी। फाइनली विंटर बम्पर ऑफर के अंदर से दुल्हन निकल ही आई। वाह भाभी, लहंगा तो मस्त है, पहले कोट ने सारी हीरो एंट्री खा ली। अब राधिका सिर्फ अपने खूबसूरत लहंगे और मैचिंग ज्वेलरी में थी। हल्का सा मेकअप, शर्माई सी मुस्कान, बिल्कुल परफेक्ट दुल्हन। बस यही लुक चाहिए था। एवरीवन स्माइल प्लीज। एक एक करके ज्वाइंट फैमिली फोटो, पति पत्नी, सास बहू, देवर भाभी, नंद भाभी, सब तस्वीरें खिंच गईं। हर फोटो में राधिका बेहद खूबसूरत लग रही थी और सब दिल से तारीफ कर रहे थे। जब इतनी सुंदर लगती हो ना, तो इतने कपड़ों के पीछे खुद को छुपाती क्यों हो बहू? बस मम्मी जी, आदत है और ठंड से डर भी। जैसे ही फोटोग्राफर ने कैमरा समेटा, राधिका ने तुरंत राहत की सांस ली। बस फोटो खत्म, ठीक है, 1 मिनट। उसने तुरंत फिर से मफलर उठाया, ओवरकोट पहना, बटन बंद किए, ईयर मफ वापस लगाई, जैसे कोई सुपर फास्ट विंटर आर्मर मोड ऑन हो गया हो। भाभी फोटो जेनेरिक है, लेकिन ठंडी से डरती हैं। चलो अब अपनी भाभी को उनके कमरे में छोड़ कर आओ, बहुत मस्ती हो गई। और बहू, कल तेरी पहली रसोई है, तो याद से समय से रसोई में आ जाना, ठीक है माँ जी। जिसके बाद राधिका सोने चली जाती है और अगले दिन सास के कहे अनुसार समय से रसोई में आ जाती है। ठंडी के ढेर सारे कपड़े से लदी हुई वही पारुल, जिसने एक साड़ी और स्वेटर ही ओढ़ रखा था। आपको ठंडी नहीं लगती क्या? जब देखो तब ऐसी साड़ी पहनकर खड़ी रहती हो, कुछ पहन लिया करो। बहू तेरी तरह नाजुक नहीं है ना। चलो अब जल्दी से अपनी पहली रसोई कर लो। ठीक है माँ जी, मैं अभी करती हूँ। वहीं जहाँ नीतू ढेर सारे कपड़े पहनकर रसोई में जाती है और पहली रसोई बनाना शुरू करती है। घर में हलचल थी। आज अमीर बहू राधिका की पहली रसोई थी। सब उत्सुक थे और थोड़ा डर भी रहे थे। भाभी कुकिंग करने आई है बर्फीली पहाड़ी पर जीतने। आज अगर खीर न बनी तो कम से कम भाभी को देखकर लगेगा विंटर शो चल रहा है। करण की इस बात पर सभी हंसने लगते हैं। पहली रसोई में मैं सैफरन आलमंड रॉयल खीर बनाऊंगी। शुभ है बहू, पर कपड़े देखकर लग रहा है तुम खीर नहीं बर्फ पिघलाओगी। ओवरकोट के कारण आधा चूल्हा दिख रहा था। मफलर बार बार चम्मच में फंस रहा था। दूध वाली खीर को धीरे गर्म होना चाहिए। लाइटर दस्ताने में फंस रहा था। उसने मफलर टेबल पर रख दिया। दूध उबलते ही उसने भीगे चावल डाले। भाभी दस्ताने उतार दो वरना खीर में ऊन मिल जाएगी। ये डिजाइनर ग्लव्स हैं, इससे कुछ नहीं होगा देवर जी, चिंता मत कीजिए। हाँ ठीक है भाभी। फिर रागिनी ने रसोई को अच्छे से बनाकर उसमें राधिका ने केसर मिलाया। खीर हल्की सुनहरी हो गई। फिर बादाम पिस्ता डाले। पहली रसोई मीठी होनी चाहिए, रिश्ता भी मीठा रहता है। इस बार सबने उसकी बात मुस्कुराकर सुनी। राधिका ने खीर का पतीला देखकर कहा, कितनी प्यारी लग रही है बहू, तुम भी चमक रही है और खीर भी। फोटो में खीर रॉयल, किचन में भाभी रॉयल मैस। अद्भुत, मिठास भी परफेक्ट। हमारी बहू की रसोई भी रॉयल है। इंस्टा वाली खीर। अगली बार कुकिंग में कम से कम 3 लेयर्स उतार देना। ठीक है, अगली बार एक ही ओवरकोट पहनूंगी। पहली रसोई सिर्फ खीर का स्वाद नहीं, राधिका के व्यक्तित्व का भी इंट्रोडक्शन थी। रॉयल, स्टाइलिश, थोड़ी क्लमसी पर दिल से प्यारी। ओवरकोट भले न उतरे पर परिवार से उसकी दूरी की परतें जरूर उतर गईं। बहू की पहली रसोई में सभी उसे तरह तरह के गिफ्ट देते हैं, जिसे पाकर अमीर बहू राधिका बहुत खुश होती है। वहीं जेठानी पारुल को देखकर मुंह बनाती है। मुझे समझ नहीं आता कि ये इतनी फटीचर है, या इनके पास पैसे नहीं है, या तो ये खरीदना नहीं चाहती थी। पहली रसोई के बाद ऐसे ही दिन बीत रहे थे। राधिका सारा दिन मोटे कंबल, कपड़े और शॉल ओढ़कर बैठी रहती।
ससुराल का एक काम नहीं करती। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। पारुल सिंपल सादे कपड़े पहनकर काम करती रहती है और अब राधिका के हिस्से का काम भी उसके माथे आता है। बदले में राधिका उसे बताती है, सुनाती, क्योंकि वो गरीब थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन ऊपर छत पर बड़ी बहू कपड़े फैला रही थी, वहीं छोटी बहू मूंगफली खा रही थी। पड़ोसनें ये देखकर शुरू हो जाती हैं, लगता है छोटी वाली गर्भवती है, देखो तो कैसे मूंगफली चबाई जा रही है। ठीक तो है, वैसे भी बड़ी वाली बहू को 3 साल से बेबी नहीं हो रहा है। ये तो अच्छा है, अच्छी बात है कि छोटी वाली गर्भवती है। गर्भवती नहीं, आलसी है, उसे बस ठंडी से बचना और सजना संवरना आता है, बाकी कुछ नहीं। कांति की ये बात सुनकर तो सारी पड़ोसनें आश्चर्यचकित रह जाती हैं और सभी तरह तरह की बातें करने लगती हैं। ऐसे दिन बीतते हैं और राधिका घर का सारा काम बंद कर देती है और गरीब बहू पारुल घर का सारा काम करती है। अरे भाग्यवान बहू को कह दो कभी कभी घर का काम करवा लिया करे, बड़ी बहू अकेले ही करती है। मैं थक गई हूँ बोल बोल कर, अब मेरी हिम्मत नहीं है। माँ जी, इतनी ठंड में मेरे से ये ओवरकोट और मफलर तो उतारे नहीं जाते। बर्तन कपड़ा और खाना तो मैं नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं छोटी, मैं कर लूंगी। पारुल इतना बोलकर काम में लग जाती है और राधिका को लगता है कि पारुल बहू अच्छा बनने की कोशिश कर रही है। ऐसे दिन बीतते हैं। फिर एक दिन, ये क्या बात हुई माँ पापा, भैया भाभी, कृति दी, हम शिमला ट्रिप पर जाने वाले थे। नई भाभी आ गई हैं, लेकिन अब तक हमारी प्लानिंग नहीं हुई। अरे सब कुछ ध्यान से निकल गया, कोई ना, मैं आज ही टिकट बुक करता हूँ। जिसके बाद रोहित पूरी फैमिली के लिए शिमला की टिकट बुक करता है और सभी साथ में शिमला में ट्रिप एंजॉय करने का प्लान बनाते हैं। अपने सारे कपड़े लेकर जाऊंगी शिमला, लोग देखकर हैरान हो जाएंगे कि क्या क्या चीज लाई हूँ। वहीं जेठानी के कमरे में, अरे तुम इतने कम कपड़े क्यों ले रही हो? ज्यादा कपड़े ले जाओगे तो उठा नहीं पाओगे और सीढ़ियां उतरने चढ़ने में आपको प्रॉब्लम होगी। और तो और ठंडी जगह पर कम लगेज ले जाना बेस्ट है। ऐसी सभी पैकिंग करने लगते हैं। घर के हॉल में खूब हलचल थी, लेकिन मनीष को किसी काम से बाहर जाना पड़ जाता है तो वो सबके साथ शामिल नहीं होता। अरे राधिका बहू, ये इतना बड़ा सूटकेस, पूरा शिमला यहीं शिफ्ट करने का प्लान है क्या? अरे माँ जी, शिमला जा रहे हैं, ठंड बहुत होगी, तो क्या मैं हल्के कपड़े पहनकर कांपती रहूं? मैं तो सारे गर्म कपड़े ले जाऊंगी। राधिका ने एक एक कपड़ा ऐसे दिखाया जैसे कोई फैशन शो की प्रेजेंटेशन दे रही हो। सूटकेस में से रंग बिरंगे भारी भरकम ऊनी कोट, फुल स्लीव टी शर्ट, हुडी, जैकेट और न जाने क्या क्या निकलने लगा। देवरानी जी, इतने कपड़े पहनोगी तो आपको ठंड कम और घुटन ज्यादा लगेगी। मुझे देखो, मैंने बहुत कम कपड़े लिए हैं। अरे जेठानी जी, आपको आदत है ना कम में काम चलाने की, गरीब घर से जो हो, लेकिन मैं कंफर्ट से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। ठंड लगे उससे अच्छा है कि थोड़ा ज्यादा पहन लो। पारुल अपने छोटे से बैग में बहुत आराम से 2-3 जोड़ी सूट, एक गरम जैकेट, एक साधारण शॉल और मोजे रख रही थी। ज्यादा कुछ नहीं, पर जो रखा था वो काम का था। देखो तो पारुल की पैकिंग कितनी हल्की है। बहू कहीं शिमला की ठंड में पतली सी सलवार सूट में कांपती ना रह जाना। माँ जी, मैं लेयर में लेयर पहन लूंगी, जितनी जरूरत होगी उतना पहन लूंगी, और ज्यादा कपड़े पहनो तो घूमने में भी दिक्कत होती है। हाँ माँ, अगर राधिका भाभी ने इतने कपड़े पहन लिए तो शिमला में सबसे बड़ी वॉकिंग रजाई वहीं दिखेगी। हाँ हाँ, मेरा मजाक उड़ाओ। जब तुम सबको ठंड लगेगी तब देखना, मेरी ही जैकेट, मेरा ही मफलर लोग मांगेंगे। सुबह शिमला के लिए जाने के लिए सब बस में चढ़ रहे थे। मौसम हल्का था, फिर भी राधिका ने खुद को एकदम युद्ध के लिए तैयार कर रखा था। अंदर थर्मल, उसके ऊपर स्वेटर, फिर फुल स्लीव टी शर्ट, फिर मोटा जैकेट, गले में मफलर, सिर पर टोपी, हाथ में दस्ताने। पापा पापा देखो ना, वो आंटी तो टेडी बियर जैसी लग रही है। बस में सब हंस देते हैं। ये बच्चे कौन हो, बदतमीजी कर रहे हो? मुझे टैडी मत बोलो, मैं बहुत स्टाइलिश लग रही हूँ। बस में चढ़ने पर राधिका फिर फिसली। संभल कर, धीरे धीरे। अरे ये स्टेप भी ना इतने छोटे क्यों होते, और ये जैकेट भी थोड़ा हल्का ले आती तो अच्छा था। अरे भाभी, स्टेप छोटे नहीं, कपड़े ज्यादा बड़े और भारी हैं। बस चल पड़ी। अंदर हीटर भी चल रहा था, सब आराम से बैठे थे। पर थोड़ी देर बाद राधिका के चेहरे पर पसीने की बूंदें दिखने लगी। अरे बहू, तुम्हारे मुंह पर तो पसीना आ रहा है, ठंड कहाँ लग रही है? माँ जी, हीटर और ये 3 लेयर, थोड़ा घुटन तो हो ही रही है। एक कोट उतार दीजिए देवरानी जी, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर जाओगी तो फिर पहन लेना। आखिरकार राधिका ने मफलर और एक स्वेटर उतार दिया। बैग में रखते समय उसका हाथ फिसला और पानी की बोतल नीचे गिर गई, जो फर्श पर लुढ़कते लुढ़कते पीछे तक पहुंच गई। अरे भाभी, जहां आप भी जाती हो ना, साथ में स्लाइडिंग आइटम जरूर लेकर जाती हैं। चुप करो करण, सबके सामने मजाक मत उड़ाओ। शाम तक बस शिमला पहुंच गई। वहां का नजारा बहुत प्यारा था। होटल तक पहुंचने के लिए थोड़ी चढ़ाई थी। सबने अपने गर्म कपड़े पहने और पारुल ने हल्के, राधिका ने भारी कपड़े पहने थे।
देवरानी जी, हील वाले बूट पहाड़ पर पहनना थोड़ा रिस्की नहीं है? स्टाइल में थोड़ा रिस्क तो चलता है पारुल। फोटो में देखना तुम, सबकी नजरें मुझ पर ही होंगी। होटल की सीढ़ियां चढ़ते समय राधिका का बैलेंस फिर से बिगड़ गया। भारी जैकेट और हील की वजह से वो धीरे धीरे चढ़ रही थी। अचानक एक सीढ़ी पर उसका पैर मुड़ा और वो अरे संभालो मुझे कहते कहते आगे की तरफ गिरने ही वाली थी कि पारुल ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। दीदी लगी तो नहीं? उफ, ये हील भी ना और ये सीढ़ियां भी, सब मेरी दुश्मन है। गिरते गिरते उसका सूटकेस भी खुल गया और अंदर रखे ऊनी कपड़े, टोपी, मोजे सब सीढ़ियों पर गिर गिर कर फैल गए। भाभी, आपका फ्री कपड़ा शोरूम खुल गया है। अरे बहू सावधान, लोग देख रहे हैं, कपड़े तो समेट लो। पारुल और करण ने जल्दी जल्दी सब कपड़े समेट कर वापस सूटकेस में रखे। राधिका का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया था। थोड़ी देर आराम करने के बाद सबने तय किया कि शाम को मॉल रोड घूमने चलेंगे। बाहर हल्की हल्की ठंडी हवा थी, लोग स्वेटर और जैकेट में आराम से घूम रहे थे। सड़क के दोनों तरफ दुकानें, कैफे, ऊनी कपड़ों की शॉप और चाय कॉफी के ठेले थे। पारुल ने साधारण सा गहरा नीला सूट पहना था, ऊपर एक गरम ग्रे जैकेट, गले में हल्का सा दुपट्टा और कानों में छोटे छोटे ईयरिंग। वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट और आराम से चल रही थी। वहीं राधिका ने मोटा ऊनी कोट, उसके अंदर हाई नेक स्वेटर, गर्दन पर बड़ा सा मफलर, कान ढकने वाली कैप और दोनों हाथों में मोटे दस्ताने पहन रखे थे। माँ देखो ना, पारुल भाभी शिमला की सीरियल वाली बहू लग रही हैं और राधिका भाभी विंटर कार्टून जैसे। चुप कर, सुन लेगी तो रो पड़ेगी। चढ़ाई पर चलते चलते राधिका को सांस फूलने लगी। ये मॉल रोड है या माउंट एवरेस्ट? इतनी चढ़ाई, ये कपड़े, उफ। देवरानी जी, चाहो तो कोट खोल लीजिए, जैकेट जैसे पहन लो, थोड़ा हल्का लगेगा। चलते चलते राधिका एक दुकान के बाहर लगी हल्की सी ढलान पर फिसल गई। उसके हाथ में जो कॉफी का कप था वो पूरा उसके अपने ही कोट पर गिर पड़ा। ओ नो, मेरी नई ब्रांडेड कोट पर कॉफी गिर गई। भाभी, आप जहाँ खड़ी होती हैं ना, वहाँ या तो आप गिरती हैं या कुछ न कुछ गिरा ही देती हैं। पास ही बैठे 2-3 टूरिस्ट और दुकानदार ये नजारा देख रहे थे। किसी ने आंखों ही आंखों में हंसी छुपाई तो किसी ने दया से देखा। आजकल के लोग दिखावे में कपड़े तो बहुत पहन लेते, पर आराम समझदारी सब भूल जाते हैं। राधिका को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। छोड़िए देवरानी जी, कोट धुल जाएगा, मूड मत खराब कीजिए। हम यहाँ घूमने आए, एंजॉय करने, किसी की बात दिल पर मत लीजिए। मॉल रोड पर आगे बढ़ते हुए एक छोटी सी दुकान के बाहर एक छोटा सा बच्चा काफी पतले स्वेटर में ठंड से कांप रहा था। उसकी माँ चाय बेच रही थी और पास में बैठा बच्चा बार बार अपने हाथ रगड़ रहा था। बिना ज्यादा सोचे पारुल ने अपने बेल्ट से गर्म स्वेटर निकालकर उस बच्चे को पहना दिया। धन्यवाद दीदी। बेटी, खुद ठंड लगेगी तो क्या करोगी? मेरे पास जैकेट है ना, मैं संभाल लूंगी। बच्चों को ठंड लगती है तो बुखार जल्दी आ जाता है। ये सब दूर खड़ी राधिका भी देख रही थी। वो अपने मोटे मोटे कोटों में लिपटी हुई थी, पर उसे एहसास हुआ कि असली गर्माहट तो दिल में होती है, सिर्फ कपड़ों में नहीं। पारुल बहू, तुमने बहुत अच्छा किया। सादगी में भी कितनी बड़ी सोच है तुम्हारी। राधिका के अंदर कहीं एक हल्की सी चुभन हुई, पर वो चुप रही। उसे लगा, मैं इतने सारे महंगे कपड़े लेकर घूम रही हूँ, पर किसी को देने का ख्याल भी नहीं आया। और पारुल ने अपने कम से में भी बांट दिया। अगले दिन सब कुफरी घूमने गए, जहाँ ऊपर थोड़ी बहुत बर्फ जमी हुई थी। बहन जी, नीचे वाले जूते से आप फिसलेंगी, ये बूट पहन लो, किराया थोड़ा ही लगेगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास ब्रांडेड बूट्स हैं, इनसे ज्यादा महंगे होंगे आपके जूते से, मैं इन्हीं में ठीक हूँ। देवरानी जी, ये लोग रोज यहाँ रहते हैं, इनको मालूम है कहाँ फिसलन होती है, आप भी पहन लीजिए ना। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऊपर की तरफ जाते हुए रास्ता बर्फीला और फिसलन भरा था। कुछ ही कदम चली थी कि उसका पैर बर्फ पर फिसला और वो आ करते हुए एकदम बैठ गई। भाभी, लगी तो नहीं, उठिए, सावधान। राधिका के हाथ से उसका फोन दूर तक फिसलता हुआ गिरा और बर्फ के ढेर में जा अटका। पारुल ने बर्फ पर थोड़ा संभल कर चलते हुए फोन उठा लिया और वापस राधिका को दे दिया। उफ, सब मेरी गलती, मैं ही जिद कर रही थी। और ये कपड़े, ये जूते, कोई बात नहीं, चोट ज्यादा तो नहीं लगी ना? थोड़ा दर्द हो रहा है, पर ज्यादा दिल में लग रही है बात। पारुल ने दुकानदार को आवाज लगाई और राधिका के लिए भी बूट मंगवाए। फिर उसके हील वाले बूट बैग में रख दिए गए। अरे देखा बहन जी, पहाड़ का फैशन अलग होता है और यहाँ आराम और सेफ्टी पहले, स्टाइल बाद में। हाँ भाई, आज तो अच्छे से समझ में आ गया। ऊपर पहुंचकर सबने एक छोटे से ढाबे में बैठकर चाय, मैगी, पकौड़े और मैगी ऑर्डर किए। बाहर बर्फ का नजारा, अंदर स्टोव की गर्माहट और चाय की भाप, माहौल बहुत प्यारा था। अब कैसा लग रहा है राधिका? सच बोलूं तो हल्का। पहले मैं सोचती थी जितने ज्यादा कपड़े उतने ज्यादा स्टाइल और सेफ्टी, लेकिन अब लग रहा है कि समझदारी ज्यादा जरूरी है।
हर जगह फैशन अलग होता है ना, शहर में अलग, पहाड़ में अलग, बस जगह के हिसाब से ढलना पड़ता है। पारुल, मैं एक बात पूछूं तुमसे? हाँ दीदी जरूर। क्या तुम मुझे अंदर ही अंदर जज करती हो कि मैं बहुत दिखावा करती हूँ, हमेशा मोटे कपड़े, ब्रांडेड चीजें और फिर क्लमजी हरकतें? पारुल थोड़ा चौंकी। उसने राधिका की तरफ ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर पहली बार मजबूरी और हताशा साफ दिख रही थी, सिर्फ नखरे या अकड़ नहीं। दीदी सच बताऊं, पहले मुझे आपके कपड़े देखकर लगता था कि आप बस दिखावे के लिए इतना पहनती हैं, लेकिन अब लग रहा है कि शायद आप ठंड से बहुत डरती हैं या अंदर से असुरक्षित महसूस करती हैं। हाँ, मुझे बचपन से थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम रही है। मम्मी हमेशा मुझे मोटे कपड़े पहना देती थी। बेटा ठंड लग गई तो बीमार पड़ जाओगी, ये बात मेरे दिमाग में ऐसे बैठ गई कि मैं आज भी वही करती रह गई। ऊपर से अमीर घर तो महंगे महंगे कपड़े, ब्रांड, सब मेरे लिए ढाल बन गए। ऐसा लगता था महंगे और ज्यादा कपड़े पहन लूंगी तो कोई मुझे कम नहीं समझेगा। पारुल के चेहरे पर सहानुभूति आ गई। उसे महसूस हुआ कि कपड़ों के पीछे एक डर, एक पुरानी आदत और एक असुरक्षा छुपी हुई है। दीदी कपड़े सिर्फ शरीर ढकते हैं, इज्जत और प्यार दिल से मिलता है। आप कितने भी मोटे कपड़े पहन लें, अगर अंदर से खुद पर भरोसा ना हो तो ठंड तो लगती रहेगी, कभी मन को कभी रिश्तों को। और तुम तो कम में इतनी कॉन्फिडेंट रहती हो। सब तुमको सिंपल लेकिन स्मार्ट कहते हैं। माँ जी भी कई बार तुम्हारी तारीफ करती हैं। मैंने तो हमेशा कम से कम जीना सीखा है दीदी। जब विकल्प कम होते हैं तो दिमाग अपने आप प्रैक्टिकल हो जाता है। ठंड भी झेलना आता है और जिंदगी भी। अब दोनों बहुओं का तालमेल गहरा हो रहा था। इस बार राधिका ने काफी सोच समझकर कपड़े पहने। बस थर्मल, एक गरम हल्का स्वेटर और एक साधारण जैकेट। गर्दन पर हल्का मफलर, लेकिन कैप और भारी दस्ताने इस बार बैग में ही थे। वहीं पारुल ने भी फुल गर्मियों वाला नहीं बल्कि बैलेंस्ड पहनावा चुना हुआ था। अरे राधिका बहू, आज तो तुमने कम कपड़े पहने, ठंड नहीं लग रही? माँ जी, पारुल ने सिखाया है जितना जरूरी उतना, वरना मैं ही अपने कपड़ों के बोझ से गिर जाती हूँ। हाँ, हमारी गिरने गिराने वाली भाभी अब धीरे धीरे नॉन स्लिप मोड में आ रही हैं। देखो ना, ये बड़ी बहू कितनी सिंपल खूबसूरत लग रही है। और ये दूसरी वाली, कल रात मैंने इसे मॉल रोड पर देखा था, कितने बड़े बड़े कपड़ों में लिपटी हुई थी, कॉफी गिराती थी खुद पर। हाँ, अमीर लोग भी ना कपड़े ज्यादा पहनकर शो ऑफ करते हैं। ये बातें राधिका ने भी सुन ली। पहले तो उसके दिल पर जैसे तीर लगा, लेकिन इस बार वो रोई नहीं। आंटी, हम सब गलती करते हैं। कल मैं सचमुच बहुत ज्यादा कपड़े पहनकर घूम रही थी और सच कहूँ तो खुद भी परेशान हो गई थी, लेकिन कभी कभी आदतें और डर बदलने में समय लेते हैं। आंटियां थोड़ी झेप गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि राधिका इतने शांत और विनम्र तरीके से जवाब देगी। दीदी चलिए मंदिर में भगवान के सामने ये भी प्रार्थना कर लीजिए कि हमारा ओवरकोट वाला डर भी यहीं छूट जाए और तुम्हारा कम में सब मैनेज करने वाला जादू मुझे भी थोड़ा मिल जाए। अच्छे से होटल में बने बोन फायर के पास लोग बैठे थे। तो दोस्तों, आज की जूरी होंगे हमारे प्यारे रोहन और होटल के 2 छोटे छोटे बच्चे, जो हमें ये बताएंगे कि किसका पहनावा उनको सबसे अच्छा लगा। आज राधिका ने बहुत सोच समझकर काफी हल्के सादे कपड़े पहने थे। मुझे तो दोनों ही अच्छी लग रही हैं। अरे ऐसा नहीं चलेगा, एक नाम तो लेना पड़ेगा। मुझे वो दीदी अच्छी लगी जिन्होंने दिन में छोटे वाले बच्चों को अपना स्टार्टर दे दिया था। सबकी नजर एक साथ पारुल की तरफ गई। और मुझे वो दीदी अच्छी लगी जो पहले बहुत कपड़े पहनकर घूमती थी, पर आज थोड़े कपड़े पहनकर भी खड़ी और मुस्कुरा रही हैं। इस बार सबकी नजर राधिका पर पड़ी। उसने हल्की झिझक के साथ मुस्कुराकर हाथ हिलाया। तो आज के बॉन फायर फैशन शो की विनर हैं दोनों बहुएं। सब ताली बजाते हैं। सच कहूँ तो मुझे इन दोनों बहुओं पर गर्व है। पारुल की सादगी और समझदारी और राधिका की हिम्मत कि उसने अपनी पुरानी आदतों को बदलने की कोशिश की। मेरे लिए तो ये दोनों ही असली सितारे हैं। अरे कपड़े तो बदलते रहते हैं, पर दिल की अच्छाई होनी चाहिए और वो हमारे घर में भरपूर है। बॉनफायर के बाद सब अपने अपने कमरे में लौट आए। पारुल, आज पहली बार मुझे लगा कि कम कपड़ों में भी मैं अच्छी लग सकती हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि मैं अपने कपड़ों से ही अमीर दिखती हूँ। आप अमीर घर से हैं, ये बात किसी के कपड़े देखे बिना भी पता चल जाती है, आपके बोलने के तरीके से, आपके सलीके से। और तुम गरीब घर की ही सही, पर दिल की सबसे अमीर हो। तुमने आज मुझे सिखाया कि असली गर्माहट दिल से आती है, सिर्फ मोटे कपड़ों से नहीं। तो अब से मोटे मोटे कपड़ों की सेना लेकर घूमना बंद। थोड़ा कम कर दूंगी और जो जरूरत से ज्यादा होगा उसे किसी जरूरतमंद को दे दूंगी। वैसे भी किसी गरीब को मेरा एक मोटा स्वेटर मिल जाएगा तो अच्छी बात है। जिसके बाद राधिका सुधर जाती है और अपने जेठानी के साथ मिलकर अच्छे से